आज रात आसमान असामान्य रूप से काला था, मानो कोई चीज धीरे धीरे ऊपर घूम रही हो और धीमी चीख निकाल रही हो। मैंने स्कार्फ को अपनी नाक के नीचे खींचा और बारिश की बूंदों के साथ मिली ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को चाकू की तरह काट दिया। हम सातों लोग ऑस्ट्रेलियाई युद्धपोत पर चढ़ने के लिए कतार में खड़े थे ताकि हमें रिग से उतार सकें। हवा बहुत तेज होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, इसलिए हमें समुद्र के रास्ते जाना पड़ा। मेरा नाम रेग है और मैं दक्षिण प्रशांत महासागर में एक ड्रिलिंग रिग पर मासिक शिफ्ट में काम करता हूं। जिंदगी बुरी तो नहीं थी, लेकिन अकेलापन, तनाव और कभी कभार डर का एहसास होना आम बात थी। सबसे अजीब बात यह थी कि हर शिफ्ट खत्म होने से 5 दिन पहले हमेशा 7 लोगों को बिना कोई कारण बताए जल्दी चले जाने के लिए चुन लिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि वे कहां चले गए और कोई भी कभी वापस नहीं आया। मैंने पूछा, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। कुछ ने बताया कि उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म पर भेज दिया गया है, लेकिन चुने गए लोगों में से कोई भी, मेरे दोस्त फर्गस समेत, फिर कभी नहीं आया। और आज रात मैं उन 7 में से एक बन गया। हम एक संकरे धातु के गलियारे से होते हुए एक ठंडे खाली केबिन में पहुंचे। कमरे के सामने 2 आदमी खड़े थे। उनमें से एक की दाढ़ी सफेद थी और वो घबराया हुआ सा दिख रहा था। उसके हाथ में फॉर्मों का एक ढेर था। दूसरे ने सीधी सादी सैन्य वर्दी पहनी हुई थी और उसकी आंखें तेज थी। उसने अपना परिचय कर्नल जॉन्स, जहाज का कमांडर, के रूप में दिया। सैन्य वर्दी पहने व्यक्ति ने कहा, सज्जनों, मेरा नाम कर्नल जॉन्स है और मैं इस विध्वंसक जहाज का कमांडर हूं। एक बार जब आप अपने सामने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर देंगे तो आप आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम से बंध जाएंगे। ये ऑपरेशन पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। आपको प्रक्रिया, उपकरण या उद्देश्य के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों को भी नहीं। वो रुका और हम सबकी ओर देखने लगा। आपका चयन कई कारकों के आधार पर किया गया है, जिनमें आपके पेशेवर कौशल, सेवाकाल और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के परिणाम शामिल हैं। आप अस्वीकार करना चुन सकते हैं और जो अस्वीकार करेंगे उन्हें प्लेटफॉर्म पर वापस भेज दिया जाएगा। मेरा दिल थोड़ा सा भारी हो गया। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो कमरे में थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण शांति छा गई, जिसके बाद कुछ फुसफुसाहटें और संदेहपूर्ण सिर हिलाने की आवाजें आई। यदि आप स्वीकार करते हैं तो आपको 200,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का भुगतान किया जाएगा। उसकी ग्रे आंखें एक क्षण के लिए मुझ पर टिकी रहीं, फिर कोने में बैठे उस खामोश आदमी की ओर मुड़ गई, वही जो कभी कभार हमारे प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता था। अब मैं पूछता हूं, क्या कोई मना करके प्लेटफॉर्म पर वापस लौटना चाहता है? ये आपके लिए एकमात्र मौका है। मैं हिचकिचाया, लेकिन प्रस्ताव इतना बड़ा था कि मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सका। हम रवाना हुए, युद्धपोत तूफान को चीरता हुआ। मैं तंग केबिन में बैठा गोपनीयता समझौते के पन्ने पलट रहा था। कुछ धाराएं किसी जासूसी उपन्यास की तरह लग रही थी, लेकिन ज्यादातर कठोर प्रतिबंधों और चेतावनियों से भरी थी। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। इंजन लगातार गुनगुनाता रहा और पन्ने पलटने और खांसने की आवाजें आपस में गुंथी हुई सुनाई देती रहीं। मैंने अपना कॉलर खींचा। मेरा पेट मचल रहा था और जब मैंने ऊपर देखा तो कोने में खड़े आदमी पर मेरी नजर पड़ी। मैंने अपना गला साफ किया और सीधा बैठ गया। अरे यार, क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है? क्या तुम हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हो? वो आदमी कुछ देर चुप रहा और अपनी दाढ़ी खुजाने लगा। खैर, मैं अक्सर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाता हूं। आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और यहां तूफान भी कम आते हैं। तो इस बार हम कहां जा रहे हैं? क्या वहां अक्सर तूफान आते हैं? मैंने पूछा। उसने आह भरी, झुंझलाहट से नहीं, बल्कि थकान से। हां, वहां बहुत सारे तूफान आते हैं। उनके उत्तर से बातचीत का रास्ता खुला और अन्य लोगों ने भी प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? क्या पहले कोई वहां गया है? नहीं, उसने सिर हिलाया। तुम में से कोई भी वहां नहीं गया। वो जगह सार्वजनिक मानचित्र पर नहीं है। वो सेना का है और एक विशेष समुद्री क्षेत्र में आता है। उसने हैच की तरफ देखा और अपनी नाक रगड़ी। सच कहूं तो ये कोई असली तेल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आपको जाने पहचाने उपकरण दिखेंगे
और काम करने का तरीका भी वैसा ही है। वो रुक गया, उसकी आवाज धीमी हो गई। जैसा कि कर्नल ने कहा, सेना की उपस्थिति आधिकारिक तौर पर सिर्फ आपातकालीन हस्तक्षेप है। जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। मैंने फिर पूछा, लेकिन अगर ये तेल नहीं है तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसे गुप्त क्यों रखा जाता है? केबिन में सन्नाटा छा गया। वो आदमी धीरे से बोला, सच कहूं तो दोस्तों, आपको उस जगह का असली मकसद जानने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको कोशिश करने की भी सलाह नहीं देता। उसने गंभीर भाव से हमारी ओर देखा। मैं खुद को नहीं जानता, और न जानना ही बेहतर है। सच में, मेरी बात सुनो, अपना काम करो, अपना पैसा लो और घर जाओ। मैंने सिर हिलाया और मेरे आसपास के लोग सहमति में बुदबुदाए। देर रात तक हम आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। आसमान अभी भी अंधेरा और उग्र था। जब मैं विध्वंसक जहाज से उतरा तो हिलती हुई रेलिंग से मैं लगभग गिर ही गया था। कर्नल आयंस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ आ गए। उन्होंने विंड ब्रेकर पहना हुआ था और एक ऐसे आदमी से धीरे से बात कर रहे थे जिसे मैं नहीं पहचानता था। उस आदमी ने गहरे नीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी, जिससे उसका ज्यादातर चेहरा ढका हुआ था। भारी बारिश में मैंने आंखें मूंदकर देखा तो पाया कि यह प्लेटफॉर्म उस प्लेटफॉर्म से भी बड़ा था जहां से हम आए थे। देर रात होने के बावजूद प्लेटफॉर्म पर काफी चहल पहल थी। भारी कपड़े पहने श्रमिक और वर्दी पहने सैनिक क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे। सर्चलाइट्स घनी बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उनकी किरणें पुल के डेक और प्लेटफार्मों पर विकृत छाया डाल रही थी, जिन्हें पाइपों और रेलिंगों द्वारा पट्टियों में काट दिया गया था। मैंने बारिश से बचने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए, भीड़ में कदम रखा और दूरी पर स्थित विशाल धातु के टावर पर अपनी नजरें गड़ा दी। मैंने लोहे के टावरों से एक विशाल जंजीर लटकती देखी। हर कड़ी कम से कम एक कार जितनी बड़ी थी। यह बहुत बड़ी और डरावनी थी और अपने साथ एक अवर्णनीय दमन का एहसास लेकर आ रही थी। मैं उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था और अचानक मुझे बहुत छोटा महसूस हुआ, जैसे कि वो मुझे निगल जाएगा। जंजीर दो खंभों के बीच से होकर प्लेटफॉर्म के नीचे गहरे पानी में फैली हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे जुड़ी है। अचानक मुझे पीछे से धक्का लगा। एक आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक सुरक्षा हेलमेट था। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आंखों के आसपास का घेरा बहुत काला था। क्या आप यहां कार्यभार संभालने आए हैं? उसने भारी स्वर और थकान से पूछा। मेरे साथी और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और झिझकते हुए कहा, ऐसा ही लगता है। तभी अचानक दूर से एक तेज अलार्म बजा और हंसी की गगनभेदी चीख ने हमें चौंका दिया। उस आदमी ने आंखें बंद कर ली, सिर हिलाया और फुसफुसाया, नहीं, अब और नहीं, ऐसा दोबारा मत करना। यह कहते हुए उसने अपना हेलमेट मेरी बाहों में थमा दिया और गुस्से में चला गया। मेरे चारों ओर खड़े सैनिकों ने आदेश चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन हवा और सायरन इतने तेज थे कि मैं सुन नहीं सका कि वे क्या कह रहे थे। प्लेटफार्मों और पाइपों पर बारी बारी से नारंगी और नीली चेतावनी लाइटें चमक रही थी, जो स्टील के राक्षस को रोशन कर रही थी। जमीन हिलने लगी और कर्नल आयंस अचानक हमारे सामने प्रकट हुए, नाम पुकारते हुए और शीघ्रता से सभी को निर्दिष्ट क्षेत्र में जाने का निर्देश देते हुए। साथ ही तुरंत तितर बितर हो गए और आदेश का पालन किया। जाहिर है, यह सवाल करने का समय नहीं था। जमीन अभी भी हिल रही थी और मैं लहरों को प्लेटफॉर्म के खंभों से टकराते हुए सुन सकता था। शोर के ऊपर लहरों की आवाज हल्की सी सुनाई दे रही थी। अपनी आंख के कोने से मैंने तट के एक कोने की झलक देखी, जो उग्र अंधकारमय अराजकता का दृश्य था। लेकिन मेरी नजर किसी और चीज पर गई। मेरे कानों में खून की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और यह बाहरी दुनिया के शोर के साथ गुंथ रहा था। मैंने कर्नल को मेरा नाम पुकारते हुए अस्पष्ट रूप से सुना, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि उन्होंने क्या कहा। वो मेरे पास आया, मेरे कंधे पकड़े और मुझे हिलाया। वो विशाल जंजीर इतनी भयानक थी कि वो लगभग ईशनिंदा थी। वो तूफान के साथ हिल रहा था और कांप रहा था, और मैं बड़ी बड़ी आंखों से उसे थोड़ा थोड़ा करके घसीटते हुए देख रहा था, मानो कोई चीज उसे प्लेटफॉर्म के नीचे गहरे समुद्र में
समुद्र की तलहटी में खींचने की पूरी कोशिश कर रही हो। विशाल जंजीर को धीरे धीरे जमीन के नीचे खींचा गया, जिससे आत्मा को चीर देने वाली धातु की गर्जना निकली, और यह ध्वनि मेरे पैरों के नीचे मंच पर गूंज उठी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि कोई चीज उसे धीरे धीरे समुद्र की सतह के नीचे खींच रही थी। मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके हिलते हुए देखा। उसके बाद पास के एक टावर में गियरों की एक विशाल श्रृंखला ने इसे निगल लिया। कर्नल अभी भी मेरे सामने चिल्ला रहे थे। उनकी काली और सुनहरी टोपी बारिश और चमकती सर्चलाइट से भीगी हुई थी। खतरे की चीखों और लहरों की गर्जना के बीच अंततः उसकी आवाज नम हो गई। रेग, रेग, तुम्हारा नाम रेग है ना? हां, ये सही है। कर्नल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सिर हिलाया, कुछ कदम पीछे हटे और टावर के दाहिनी ओर देखा। रेग, क्या तुम वही पीछे उस भूरे रंग के सिलेंडर को देख रहे हो? हां, मैंने देखा। यह हाइड्रोलिक्स के लिए संचायक टैंक है ना? कर्नल जोर से हंसा। यह हंसी इस अंतहीन तूफान में कठोर और बेतुकी थी। बहुत अच्छा। बोलते हुए उसने मेरे कंधे पर अपने खुरदुरे हाथ से थपथपाया। बहुत बढ़िया, यह आपकी पोस्ट है, आगे बढ़े। मैं एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर से खून बहने लगा। जल्दी करो, रेग, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, किसी ने पीछे से चिल्लाकर कहा। हां, यही मेरा मिशन है। चलो शुरू करते हैं। मैं अपना हार्ड हैट पहनते हुए पानी से भरे प्लेटफॉर्म को पार कर निकटतम धातु की जालीदार सीढ़ियों की ओर दौड़ा। पूरा मैदान एक परिवर्तनशील दर्पण की तरह था, जो लगातार सफेद, नीले और नारंगी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। सैनिक भागते हुए गुजर रहे थे। उनकी परछाई बारिश में बिगड़ रही थी। पानी की बौछारें पड़ रही थी। अचानक मेरे पीछे एक धीमी सी आवाज हुई और मैं इतना डर गया कि मैंने कसम खाई और पीछे मुड़ गया। टावर के धातु फ्रेम के माध्यम से मैंने देखा कि विशाल जंजीर अचानक हिल गई और पूरी कड़ी अचानक अंधेरे में फिसल गई। हे भगवान, ये क्या बकवास है? मैं धीरे से हांफने लगा और ठंडी बारिश मेरे गालों पर बहने लगी। मैं तेज हवा और बारिश में हाइड्रोलिक टैंक की ओर दौड़ा। पूरी रात काम करने के बाद आखिरकार समुद्र शांत हो गया और प्लेटफॉर्म के खंभों से टकराने वाली लहरें अब तेज नहीं रही। अंततः तीखी आवाज बंद हो गई और जंजीर को इंच इंच करके निर्दयी बल के साथ टावर में वापस खींच लिया गया। मैंने भोलेपन से सोचा कि मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है और मैं आराम कर सकता हूं। लेकिन मैं गलत था। मेरी शिफ्ट सुबह तक चलती थी। हमें तब तक जाने की अनुमति नहीं थी जब तक ऊपर बादलों के बीच से एक चांदी जैसी रोशनी दिखाई नहीं दी। मैं एक ज़ोंबी की तरह निर्धारित छात्रावास की ओर चला। दीवार के सहारे लगे संकरे बिस्तर पर सिर के बल गिरा और तुरंत ही एक लंबे समय से खोई हुई और पूरी नींद में सो गया। मैं सबसे पहले जागा। बाकी लोग अभी भी गहरी नींद में थे। मैंने आंखें मली, अपने पैरों को बिस्तर के किनारे पर फैलाया और अपनी बाहों और पीठ के जोड़ों को तान दिया। दीवार पर लगी घड़ी में दोपहर के 12:20 बज रहे थे। मेज पर एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, हाइड्रोलिक्स टीम बी, दोपहर 1:52 काम पर लौट आओ। मैंने अंदाजा लगाया कि यही मेरी शिफ्ट है, क्योंकि यह समय ठीक उसी समय का था जब कल हमें छुट्टी दी गई थी। किसी ने कागज के किनारे पर पेंसिल से छोटे छोटे शब्द लिखे थे, कमांडर की ब्रीफिंग दोपहर 1:15 जब तक मेरे पास समय था, मैंने चारों ओर नजर घुमाने का फैसला किया। मौसम पिछली रात के मुकाबले ज्यादा शांत था। पूरी तरह साफ तो नहीं, पर कम से कम तूफानी तो नहीं। प्लेटफॉर्म पर अब भी चहल पहल थी, लेकिन हवा का तनाव थोड़ा कम हो गया था। पुराने और नए मजदूरों को एक नजर में पहचाना जा सकता था। उनके चेहरों की रेखाओं, आंखों के भाव और उनके चलने के अंदाज से। जहां तक सैनिकों की बात है, वे उदासीन बने रहे, मानो वे यहां के ही न हों। मैं प्लेटफॉर्म के बीच वाले गलियारे से गुजरा। अगर आप मजबूत कदमों से चलते हैं और ये दिखावा करते हैं कि आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। मैं दीवार में लगे एक छोटे से पुस्तक कोने की ओर आकर्षित हुआ। पुरानी किताबों की अलमारियों की कई कतारें फटी हुई किताबों से भरी थी और दीवारों पर उत्तरी सागर के कुछ नक्शे और मंच संरचना के चित्र चिपके हुए थे। जब मैं नक्शों का अध्ययन कर रहा था,
तो मेरी नजर दीवार पर लगी एक धातु की प्लेट पर उकेरे गए शब्दों पर पड़ी, जो ध्यान से देखे बिना लगभग अदृश्य थे। फर्गस। एक क्षणिक तीव्र रोमांच मेरे मन में छा गया। यह मेरे दोस्त का नाम था, जो यहां आने के लिए चुने गए 7 लोगों में से एक था। क्या उसने इसे खुद उकेरा था? क्यों? मैंने इधर उधर देखा और पास में पड़े एक ब्लूप्रिंट और आरेख को ध्यान से उठाया। उसके पीछे बस नंगी धातु थी। मैंने किताबों की अलमारी को शिलालेख के नीचे खिसकाया और भी छिपे हुए शिलालेख देखे। मैंने चुपचाप पुस्तक कोने का दरवाजा बंद कर दिया और उत्कीर्णन का अध्ययन करने के लिए नीचे बैठ गया। 41-1-34, एक संख्या जो एक संख्या की तरह दिखती है, न कि एक दिनांक प्रारूप जिससे मैं परिचित हूं। शायद किसी प्रकार का सैन्य नंबर है। पास में एक अजीब सा पैटर्न भी है, एक वर्ग जिसके नीचे एक अर्धवृत्त है, मानो पैकमैन उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। रेखाएं सरल हैं, फिर भी किसी तरह डरावनी है। पैटर्न के आगे कुछ शब्द लिखे थे। इस पर विश्वास मत करो। पी कौन है? मुझे दालान में कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से किताब वापस उसकी जगह पर रख दी और कई मजदूरों ने धक्का देकर दरवाजा खोला। मैंने सिर हिलाया और उनके कुछ कहने से पहले ही बाहर निकल गया। 41-1-34, पी पर यकीन मत करो। वो अर्धवृत्ताकार और चौकोर पैटर्न। ये कोई बेतरतीब भित्ति चित्र नहीं था। मुझे इस बात का पूरा यकीन था। ये फर्गस द्वारा छोड़ा गया एक संकेत था। ब्रीफिंग से पहले 10 मिनट शेष रहते हुए मैंने ताजी हवा के लिए मुख्य डेक पर जाने का निर्णय लिया, जहां से पूरा समुद्र दिखाई देता था। दूर कई युद्धपोत दिखाई दे रहे थे, जिनमें से एक शायद कल रात वाला विध्वंसक जहाज भी था। मुझे 2-3 ऐसे ही प्लेटफॉर्म भी दिखाई दे रहे थे, और अगर मैं आंखें तिरछी करके देखता तो मुझे धूसर काले क्षितिज पर चौथा प्लेटफॉर्म भी धुंधला धुंधला दिखाई देता। एक आदमी रेलिंग के पास बैठा सैंडविच खा रहा था। आने के बाद से मैंने उसे पहला ऐसा व्यक्ति देखा था जो व्यस्त नहीं था। वो खुश तो दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई थी। उसने मेरी ओर सिर हिलाया और मैंने भी जवाब में सिर हिलाया। मेरा नाम रेग है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं भी, यार। मेरा नाम डैन है। डैन, क्या तुम जानते हो कि वो चेन किस काम की है? कौन सी चेन? उसने अपनी भौहें उठाई। मैं उलझन में था और समझाने ही वाला था कि वो अचानक हंस पड़ा। मजाक कर रहा था। मुझे पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। उसने नीचे समुद्र की ओर देखा। वे उस चीज से किसी चीज को बंद कर रहे हैं। क्या? मुझे नहीं पता। वो तूफानों के साथ चलती है और यहां तो हमेशा तूफान आते रहते हैं। आप यहां पर कितने समय से हैं? मैं 4 दिन में यहां से निकल जाऊंगा। ये इस प्लेटफॉर्म पर मेरा दूसरा आगमन है। मुझे अचानक अधिक सहजता महसूस हुई। पता चला कि मैं जा सकता हूं। आपकी पहली बारी कितनी लंबी थी? 5 दिन। कहते हैं हर बार वापस आने पर तनख्वाह तिगुनी हो जाती है। उसने सैंडविच का एक निवाला लिया। आदमी को खाना तो चाहिए ही। मैं एक क्षण के लिए झिझका, लेकिन फिर भी पूछा, डैन, क्या आप पी नाम के इस व्यक्ति को जानते हैं? उसने मुझे अजीब नजर से देखा। नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। लेकिन कभी कभी हम मिलिट्री पुलिस को पीएस कहते हैं। क्या इससे कोई मदद मिलती है? पक्का नहीं, लेकिन धन्यवाद। उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई और वो खड़ा हो गया। रेग, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। वो रुका। सच कहूं तो मैं अब भी सोच रहा हूं कि तुम्हें यहां कैसे भेजा गया। तुम्हारे जैसे लोगों को आमतौर पर चुना नहीं जाता। मैं अजीब तरह से मुस्कुराई, लेकिन डैन हंसा नहीं। उसने बस मुझे घूरा और कंधे उचका दिए। शायद आजकल तुम्हारे हुनर की बहुत मांग है। मैंने समय देखा और जल्दी से डैन के पास से ब्रीफिंग स्थल की ओर चल दिया। हालांकि समय कम था, पर मैं खुशकिस्मत था कि मैं वहां पहुंचने वाला आखिरी व्यक्ति नहीं था। कमांडर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल कार्य व्यवस्था, संबंधित जिम्मेदारियों के बारे में संक्षेप में बात की और घोषणा की कि हम आधिकारिक तौर पर मंच में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मिशन पूरा होने के बाद हम सभी को कैनबरा भेजा जाएगा, जहां एक लंबी अवधि तक गोपनीयता हटाने की प्रक्रिया चलेगी। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूं।
जो कुछ भी तुमने सुना, उसने कमरे को घूरते हुए कहा। उसकी एक आंख पॉलिश किए हुए ताबे जैसी चमक रही थी, जबकि दूसरी धुंधली और पीली थी, साफ तौर पर अंधी। आपने जो कुछ भी देखा, मेरा सुझाव है कि आप उसे तब तक दबा दें जब तक कि हम उसे गोपनीय नहीं बना देते। वो रुक गया, उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन इससे लोगों को और भी ठंड का एहसास हुआ। मैं आपको याद दिला दूं कि ऑस्ट्रेलियाई सेना गोपनीयता कानूनों के उल्लंघन को बहुत ही गंभीरता से लेती है। हवा जमी हुई लग रही थी, इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जब तक उसने अचानक ताली नहीं बजाई, तब तक कमरे में ध्वनि फैल गई, जिससे गतिरोध टूट गया। उन्होंने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठक समाप्त हो गई है। रात की अराजकता वापस आ गई। जंजीर जोर से हिली और भारी लोहे का छल्ला अचानक एक ओर मुड़ गया तथा उस धातु के टॉवर की दीवार से टकराया जहां वह स्थित था। इस प्रहार से पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया और स्टील का ढांचा बुरी तरह से कराह उठा। उसी समय मुझे एक और आवाज सुनाई दी, दूर से आती हुई एक गर्जना। मैं कांपते हुए खड़ा हो गया, रेलिंग के सहारे झुक गया और बारिश में समुद्र को देखने लगा। एक युद्धपोत, जो पहले से कहीं अधिक निकट था, ने उफनती लहरों पर हमला बोल दिया। बुर्ज से एक सफेद रोशनी फूट पड़ी, जिसके बाद एक धीमी और तेज आवाज आई जो सुनामी की तरह आई। क्या समुद्र में कुछ है? कोहरे के बीच से और भी युद्धपोत निकल आए और मैं उनके डेक पर रोशनी देख सकता था, जबकि उनके बीच पानी एक अस्पष्ट तरीके से उभरा हुआ था। यह कोई लहर नहीं थी, बल्कि कोई चीज उसे ऊपर धकेल रही थी, धीरे धीरे, जोर से और एक बेतुकी ऊंचाई से। दृश्य ऊंचा और अजीब था, मानो कोई विशाल चीज ऊपर उठ रही हो। मैंने अपने चेहरे से बारिश पोंछी, लेकिन फिर भी ये नहीं देख सका कि ये क्या था। मुझे एहसास हुआ कि हर कोई समुद्र की ओर आकर्षित था। मजदूर एक एक करके अपने अपने काम से निकल रहे थे। उनकी नजरें दूर दिखाई दे रहे प्रकाश और छाया पर टिकी थी। अगर मैं कुछ जानना चाहता था, तो अब मेरा मौका था। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, इस संक्षिप्त अवसर का लाभ उठाया, अपना सिर नीचे किया और बारिश में रेलिंग और सीढ़ियों को पार करते हुए तेजी से छाया में गायब हो गया। कई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर रहे थे और इस मौसम में उड़ान भरना पागलपन जैसा था। वे कुछ ले जा रहे थे और जंजीर के दूसरे छोर पर दो विशाल लंगर लटक रहे थे। वे समुद्र की ओर उड़े और युद्धपोत की गोलीबारी के प्रतिबिंब के तहत लंगर तेजी से समुद्र में गिर गया, जिससे विशाल लहरें उठीं। मैं मुड़ा और लाइब्रेरी में लगे नक्शे का अनुसरण करते हुए प्लेटफॉर्म के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश किया और सीधे एक अचयनित कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसके चारों ओर लोहे की अलमारियां थी और बीच में एक खाली मेज थी। मैंने अलमारियों की जांच शुरू की और सभी तालों का डायल प्रारूप एक ही था, 000000। अचानक मेरे दिमाग में फर्गस द्वारा दीवार पर उकेरा गया 41 नंबर आया। मैंने मन ही मन कोसा और फिर से कोशिश शुरू की, पहले कैबिनेट से शुरुआत करते हुए, उसे बार बार हिलाते हुए। अंततः 7वें कैबिनेट का ताला एक क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। मैं झपटा, दस्तावेजों का एक ढेर उठाया, उन्हें मेज पर फेंका और उलट पलट कर देखने लगा। दस्तावेज अस्त व्यस्त थे, ज्यादातर रिपोर्ट, समीक्षाएं और आदेश, जिन पर संपादित और गोपनीय लिखा था। अल्किंस साइट 3 पर ड्रिलिंग कार्य तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। ब्रिगेडियर जनरल सी को दिसंबर 1986 में रिपोर्ट करें। तेज हवा और तेज बारिश के बीच कागजों से एक फटा हुआ कार्ड का टुकड़ा फिसला। मैंने उसे उठाया और उस पर एक हस्तलिखित कविता पढ़ी थी, जिसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। गहरे समुद्र के ऊपर गड़गड़ाहट गूंजती है, रसातल के नीचे वो सपने में सोता है और कोई उसे परेशान नहीं करता। शब्द अचानक रुक गए और कागज फट गया। मैं वही जम गया, मानो किसी और को देख रहा हूं। फाइल को वापस कैबिनेट में ठूंस रहा हूं, कांपते हाथों से उसे लॉक कर रहा हूं और पीला चेहरा लिए तेजी से वहां से चला जा रहा हूं। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है, एक ऐसी गलती जिसे सुधारा नहीं जा सकता। शायद मुझे इस जगह पर नहीं आना चाहिए। तूफान में मैं अपने आप से बस यही कह पा रहा था, घबराओ मत,
तभी समुद्र से एक गर्जना आई, नहीं, एक गर्जना। ये सबसे भयावह ध्वनि थी जो मैंने प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद सुनी थी, किसी भी अलार्म से अधिक कठोर और गहरी, जैसे कोई रसातल से जाग उठा हो और क्रोध की पहली चीख निकाल रहा हो। तभी अचानक प्लेटफॉर्म के नीचे से एक जोरदार झटका लगा और मैं जमीन पर गिर गया और फिसलन भरे डेक से टकरा गया। जब मैं उठा तो मैंने इसे देखा। प्लेटफॉर्म के दूर वाले छोर पर समुद्र से एक विशाल लोहे का पहिया निकला और क्रेन से टकराया। पूरी क्रेन टूटकर उखड़ गई और उफनते समुद्र के पानी में जा गिरी। टावर में जंजीरें जोर जोर से टकरा रही थी, स्टील टूट रहा था और चीखें बहरा कर देने वाली थी। पूरा प्लेटफॉर्म अफरातफरी में डूबा हुआ था। ये टावर को तोड़ता हुआ लोहे के पहियों, टुकड़ों और गर्जनाओं के साथ अंदर घुस आया। वो मुझ पर झपटा और मैं चीख पड़ा। उसकी आवाज सायरन के साथ मिल गई और रात की हवा में गूंजने लगी। अचानक एक खुरदुरे हाथ ने मेरे कॉलर को पीछे से पकड़ लिया और मुझे विशाल जंजीर के घेरे से बाहर खींचकर मूसलाधार बारिश में ले गया। पीछे मुड़कर देखने पर जंजीरें लोहे के विशाल पहियों में उलझकर प्लेटफॉर्म के किनारों को चीरती हुई दिखाई दी, जिससे क्रेन और लोडिंग क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गए। मुख्य क्षेत्र की छत ढह गई, जिससे स्टील के बीम और कंक्रीट बारिश की बूंदों की तरफ बिखर गए। मैं बारिश में नीचे झुक गया और ऊपर देखा तो कमांडर दिखाई दिया। उसकी एक आंख बिजली की चमक में तांबे की तरह चमक रही थी। उसका कोट फटा हुआ था और उसकी दाढ़ी हवा से बिखरी हुई थी। अपनी पोस्ट पर वापस जाओ बेटे, वो दहाड़ा। मिशन पूरा करो। मैं संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई और चिल्लाई, ये क्या बकवास है? अब हम क्या करें? अपना कर्तव्य निभाओ, वो दहाड़ा। मैंने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, कमांडर, इस जगह पर क्या हो रहा है? आपको मुझे बताना होगा। वहां नीचे वो क्या चीज है? वो क्या है? वो रुका, धीरे से मुड़ा। बिजली, सर्चलाइट और युद्धपोतों की गोलियों की बारी बारी से आती रोशनी और छाया में उसका चेहरा आधा दिखाई दे रहा था। वो गुस्से से मेरी ओर बढ़ा और मेरा कॉलर पकड़ लिया। सवाल पूछ रहे हो? तुम्हें पता है सवाल पूछना किसे सबसे ज्यादा पसंद है? पनडुब्बी में जाओ, उसने दांत पीसते हुए कहा। आज रात हमारे पास लोग कम हैं और तुम इस कमी को पूरा करने के लिए बिल्कुल सही आदमी हो। मैं घबरा गया और छूटने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन उसने मुझे गिरा दिया। आज रात तुम गायब थे, वो गुर्राया। जब तुम लापता थे तब हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था। पनडुब्बी पर वापस जाओ, कुछ सुधार करो, शायद तुम बच जाओ। सिपाही ने मुझे उठाया और टूटे हुए प्लेटफॉर्म के उस पार घसीटते हुए उस अखंडित छोर तक ले गया। उसने फर्श में एक दरवाजा खोला, जिससे समुद्र की ओर जाने वाली एक धातु की सीढ़ी दिखाई दी। मेरे पीछे खड़े सिपाही ने अपनी राइफल के बट से मुझे 2 बार मारा और मुझे तुरंत नीचे उतरने का संकेत दिया। मैंने दांत पीसकर उसे बदतमीज कहकर कोसा, फिर सावधानी से ठंडी सीढ़ियों पर चढ़ गया। जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा, सिपाही ने हैच को लात मारकर बंद कर दिया, जिससे मैं समुद्री हवा और स्टील के बीच फंस गया। मैं चढ़ता रहा। नीचे की सीढ़ियां उफनते पानी में खो गई। एक धूसर पनडुब्बी धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। चौगा पहने एक आदमी ने पनडुब्बी के ऊपर से हैच खोला और मुझे हाथ हिलाकर इशारा किया। क्या आप नए आदमी हैं? मैंने घबराहट में सिर हिलाया, अपने डर को दबाते हुए चिल्लाया, हां, भाड़ में जाओ, ये मैं हूं। बहुत बढ़िया, कूदो। कूदो? मैं नहीं कूद रहा हूं। मैंने नीचे जमीन की ओर घूरते हुए सोचा, क्या मुझे लेने के लिए कोई नाव या रास्ता नहीं होना चाहिए? क्या? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं। जल्दी करो। लाउडस्पीकर से आवाज अस्पष्ट और जरूरी थी। मैं सीढ़ी से नीचे गिरा, गालियां दी और किनारे से छलांग लगा दी। ठंडी हवा मेरी त्वचा पर लग रही थी। बारिश और धुंध मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मेरे पैर हवा में उछलकर पनडुब्बी के घुमावदार पतवार पर जोर से गिर रहे थे। दर्द से मेरे अंदर कांप रहा था। उस आदमी ने मेरा कोट पकड़ा और मुझे घसीटकर हैच में ले गया। मैं किसी तरह सीढ़ी की रेलिंग पकड़ पाया, लेकिन मैं बेढंगेपन से गिर पड़ा और घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। ये तो नरक है, मैंने हांफते हुए कहा। अभी नहीं, उन्होंने उपहासपूर्ण स्वर में कहा।
वो मुड़ा, सीढ़ी पर चढ़ा और हैच को जोर से बंद कर दिया। तूफान की गर्जना तुरंत शांत हो गई। सिर्फ पनडुब्बी की धीमी, सर्वव्यापी गर्जना रह गई। मेरा नाम टेरी है, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैंने कांपते हुए उसे पकड़ लिया। रेग, आने के लिए शुक्रिया, रेग। हमें तुम्हारी बहुत जरूरत थी। वो मुस्कुराया। अचानक पनडुब्बी हल्की सी हिली और मेरे कान के पर्दे दर्द करने लगे। पहले बाएं कान में और फिर दाएं कान में। हम गोता लगा रहे थे। मैं पाइप को पकड़े हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मेरे दिमाग में प्लेटफॉर्म को चीरती हुई उस विशालकाय जंजीर की तस्वीर घूम गई। वो कैसा राक्षस था? अगर जंजीर पूरी तरह टूट गई तो क्या होगा? आओ, मैं तुम्हें निकास वाल्व दिखाता हूं। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस यंत्रवत उसके पीछे इंजन कक्ष में अंदर तक चला गया। मेरे आसपास की गर्जना मानो समुद्र से ही आ रही थी, लेकिन ये सुकून देने वाली थी। जब तक मैं इसके बारे में नहीं सोचता, मुझे डर नहीं लगता। हमारे हाइड्रोलिक इंजीनियर को गहरे ड्रिलिंग रिग की मरम्मत के लिए कल हुनेताई स्थानांतरित कर दिया गया। मुझे तुरंत वो वाक्य याद आ गया जो मैंने पहले दस्तावेज में देखा था। 1986 में सभी ड्रिलिंग कार्य तत्काल बंद कर दिए गए थे। मुझे लगा कि उन्होंने ड्रिलिंग बंद कर दी है। हाँ, तेल की सारी ड्रिलिंग बंद हो गई है, लेकिन गहरे ड्रिलिंग रिग बहुत छोटे हैं और वे कभी कभार ही समुद्र तल से नमूने लेने के लिए नीचे जाते हैं। सुनते सुनते मेरे विचार धुंध में खो गए। हम इंजन रूम पहुंचे। उसने मेरे कंधे पर थपथपाया, मुझे औजारों वाला कैबिनेट दिखाया और चला गया। मैं एक प्रोग्राम मशीन की तरह काम करने लगा। हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वहां न कोई खिड़कियां थी, न कोई बाहरी दुनिया। पनडुब्बी में प्रवेश करने के बाद से मैंने न तो समुद्र देखा था और न ही आकाश। एक तरह से इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैं मान सकता था कि यह सब कुछ हुआ ही नहीं। न प्लेटफॉर्म की जंजीरें टूटी, न गोता लगाने का आदेश, न ही कोई शापित अस्तित्व। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। आखिरकार जब सब कुछ हो गया तो मैंने ऊपर देखा, गहरी सांस ली और सीढ़ी चढ़ने लगा। लंबे ठंडे गलियारे से गुजरते हुए मेरे कदमों की आहट धातु के फर्श पर सन्नाटे में गूंज रही थी। उस व्यस्त और शोरगुल वाली सैन्य पनडुब्बी के विपरीत जिसकी मैंने कल्पना की थी, ये जगह किसी कब्र जैसी ठंडी थी। मैंने अंत में लगे भारी धातु के दरवाजे को धक्का देकर खोला और कंट्रोल केबिन के पास एक केबिन में चला गया। मेरे सिर के ऊपर कमजोर बल्बों की एक पंक्ति से आती मंद हरी रोशनी में कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थी। जिस चीज ने मुझे रोका वो थी कमरे के सामने की पूरी घुमावदार कांच की दीवार या कोई मोटी पारदर्शी सामग्री। इसने मुझे असीम काले सागर से अलग कर दिया। पनडुब्बी की सर्चलाइट से हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन वो किसी चीज को नहीं, सिर्फ अंधेरी लहरों को ही रोशन कर पा रही थी। मैं खिड़की को घूर रहा था और मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये क्या बकवास है? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज पहले से ज्यादा रुखी थी। किसी पनडुब्बी पर ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? क्या ये ठोस धातु नहीं होनी चाहिए? टेरी एक तरफ खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक बनावटी मुस्कान और एक झिझक भरी नजर थी। तुम सही कह रहे हो। आम पनडुब्बियों में तो ये सुविधा नहीं होती, लेकिन ये थोड़ी अलग है। बाकी लोग मेरी तरफ मुड़े। उनमें से एक ने धार्मिक वस्त्र पहने हुए थे। मैं स्तब्ध रह गया और अचानक बोल पड़ा, क्या मैं पागल हो रहा हूं? तुम यहां क्यों हो? उस आदमी ने सिर हिलाया। उसका स्वर सौम्य और सतर्क था। मैं जहाज का पादरी हूं। पादरी? आपका मतलब है पुजारी? पनडुब्बियों को पादरी की क्या जरूरत होती है? एक पल के लिए केबिन में सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। हवा अचानक भारी हो गई। इंजन का कंपन मेरे कानों पर दिल की धड़कन की तरफ भारी हो गया और शीशे के दूसरी तरफ काला सागर धीरे धीरे सांस ले रहा था। उन्होंने अपना मुंह खोला और तुरंत पूछा, आपको जानकारी दे दी गई है ना? एक्सपोजर प्रशिक्षण के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने ये किया है? क्या आप जानते हैं कि ऐसा अस्तित्व में है? मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। क्या आप पास हो गए? नहीं, नहीं, मैं हकलाया। अंधेरे गहरे समुद्र में कुछ अस्पष्ट आकृतियां उभर आई। पनडुब्बी के बाहर लगी सर्चलाइट गंदे समुद्र के पानी में
एक विशाल जंजीर को मुश्किल से ही रोशन कर पा रही थी। वो किसी सोते हुए सांप की तरह धीरे धीरे दृष्टि क्षेत्र के सामने सरक रही थी। मैंने अपना सिर नीचे किया और भूरे कपड़े पहने कप्तान की आंखों में देखा। प्लीज। मेरी आवाज कांप उठी। बताओ, वो चीज क्या है? वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर पलटा और नियंत्रण पैनल पर दिशा समायोजित की। ये पिछली सदी में संयोग से एक तेल ड्रिल से खोजा गया था। उसने फुसफुसाते हुए कहा। सच कहूं तो हमें नहीं पता कि ये क्या है। कोई नहीं जानता। उनका स्वर भारी था। हो सकता है कि ऊपर वाले लोगों को पता हो, लेकिन उन्होंने कभी कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने हमें इसकी केवल एक अस्पष्ट रूपरेखा दी, लेकिन फिर भी हमने इसे कभी भी पूरी तरह से नहीं देखा। मैंने अपनी सांस रोक ली और महसूस किया कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है, जैसे बर्फ का पानी मेरी खोपड़ी में भर रहा हो। उन्होंने आगे कहा, हमारा अनुमान है कि ये किसी प्रकार की सुप्त अवस्था में है, लेकिन ये कभी भी गति करना बंद नहीं करता। ये बढ़ता रहता है, बदलता रहता है, ये गहराई में छटपटाता रहता है। जब उन्होंने ये कहा तो उनकी आवाज बहुत धीमी थी, मानो उन्हें किसी चीज को बिगाड़ने का डर हो। चंद्रमा की कला और मौसम के आधार पर यह अधिक सक्रिय हो जाता है या थोड़ा निष्क्रिय हो जाता है, तो फिर इसे नष्ट क्यों नहीं कर देते? मैंने अपनी आवाज धीमी कर ली। मेरा स्वर चिंता से भरा हुआ था। परमाणु बम या कुछ और इस्तेमाल करना, क्या यह आसान और सुरक्षित नहीं होगा? ये इस सारे गंदे ऑपरेशन से तो बेहतर है ना? मेरी आवाज संकरे केबिन में गूंज उठी और हवा मानो जम गई। ये मामला अपने आप में नहीं है। टेरी की आवाज अचानक मेरे बाईं ओर से सुनाई दी। मैं मुड़ी और उसे घूरने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम कह रहे हो? समस्या राक्षस नहीं है। टेरी ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा गंभीरता थी। जानकारी कहती है वो चीज किसी चीज पर पड़ी है, किसी सील जैसी। मेरा दिल बैठ गया। ये वहां सुप्त अवस्था में है, कुछ ऐसा दबाए हुए जिसे हम समझ ही नहीं सकते। कोई महान प्राणी? मैंने धीरे से कहा। वर्तमान सिद्धांत, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, यह है कि यह दरवाजे पर दबाव डाल रहा है। मैं दंग रह गया। दरवाजा? हां। उसने सिर हिलाया। कोई नहीं जानता कि वो कौन सा दरवाजा है और कोई नहीं जानता कि उसके पीछे क्या है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसने धीरे से आह भरी। एक बार जब यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो वह दरवाजा खुल जाएगा। मेरा गला रुंध गया और मैं मुश्किल से कुछ बोल पाया। तो अब मेरी रखवाली करने वाला कोई नहीं है। टेरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप अपने सामने लगे मोटे शीशे को देखता रहा। अचानक पनडुब्बी जोर से हिलने लगी। टारपीडो पतवार से अलग होकर घने काले पानी को चीरता हुआ तेजी से आगे की ओर बढ़ गया। कुछ सेकंड बाद समुद्र से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और पूरी पनडुब्बी हल्के से कांप उठी। दूर से एक विस्फोट हुआ और गहरे समुद्र की अनंत रात्रि को चीरती हुई सफेद रोशनी की एक चमक फैल गई। यही वो क्षण था जब मैंने इसे देखा। वो अवर्णनीय विशालकाय अंग एक दूसरे से गुंथे हुए थे और जाल की तरह कुंडलित थे। उनके जोड़ और दिशाएं अव्यवस्थित थी और प्रत्येक भाग हिंसक रूप से हिल रहा था, मानो दहाड़ रहा हो। फिर से रोशनी चमकी और मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर पर धातु की जंजीरें लिपटी हुई थी। कड़ियां कसी हुई थी और धातु के घर्षण और काटने की आवाज केबिन में हल्की सी गूंज रही थी। फिर 3 बार रोशनी चमकी और मैंने जंजीरें देखी। इस पर कुछ प्राचीन, मुड़े हुए काले अक्षर उत्कीर्ण थे। इस पर हमला क्यों? मैं चिल्लाया। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह दरवाजा दबा रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम इसे मार नहीं सकते? ये ठीक नहीं है। धूसर कपड़े पहने कैप्टन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वो अचानक उठा, अपना सैन्य संचार टर्मिनल निकाला और छिपे हुए लाल फ्रीक्वेंसी बटन को दबा दिया। लॉन्च स्टेशन, मैं डीप डाइव यूनिट Y23 हूं। आपकी गतिविधियों की रिपोर्ट कर रहा हूं। लॉन्च आदेश किसने अधिकृत किया? दोहराए, आदेश किसने दिया? पहले तो लाइन के दूसरे छोर पर शोरगुल की आवाज सुनाई दी, जैसे पानी के पीछे की ओर बहने और धारा के सूखने की आवाज। फिर एक आवाज उभरी,
ये कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक फुसफुसाहट थी। हिस, जब तारे वापस आएंगे, चथुलू अपने सपने से जाग जाएगा। आवाज पानी की तलहटी से उठते झाग जैसी थी। पहले तो ये अस्पष्ट थी, लेकिन फिर साफ होती गई, और हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे किसी मरे हुए इंसान ने बोला हो। उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। वो जाग रहा है। कैप्टन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी उंगलियां इंटरकॉम को इतनी कसकर पकड़ रही थी कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। नहीं, नामुमकिन, वो बुदबुदाया। ये लाइन एन्क्रिप्टेड है। केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों को ही इसे एक्सेस करने की अनुमति है। मैंने देखा कि वो वही जम गया था। उसके मुंह के कोने फड़क रहे थे और उसकी आंखें भय से भरी हुई थी। वे पागल हैं, उसने आखिरकार भारी आवाज में कहा। यह प्रक्षेपण कोई दुर्घटना नहीं था, यह जानबूझकर किया गया था। टेरी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या आंतरिक विश्वासियों ने लॉन्च पैड में घुसपैठ की? या इससे भी बदतर, कप्तान बुदबुदाया, किसी ने उन्हें जानबूझकर अंदर आने दिया। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। हवा चिपचिपी हो गई थी, मानो हमारा दम घुट रहा हो। वहां पर संचारक अभी भी फुसफुसा रहा था, और उन शब्दों में जान आ गई थी। वे रेडियो तरंगों में घूम रहे थे और फैल रहे थे, जैसे कोई काला सांप रेंगकर सभी के कानों में घुस रहा हो। वो समुद्र के नीचे महल में पुनः प्रवेश करेगा, उसकी 1000 आंखें खुलेंगी, और पुरानी शपथ अंततः पूरी होगी। कैप्टन ने इंटरकॉम जमीन पर पटक दिया। धातु का आवरण टूट गया और चिंगारियां उड़ने लगी। वो हांफने लगा और हमारी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज में डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। वे हम सबका बलिदान करना चाहते हैं। कमांड मॉड्यूल में भयानक सन्नाटा छा गया। मैं अवाक रह गया और विशाल अवलोकन खिड़की को बस एकटक देखता रह गया। जब हम चुप थे, तभी समुद्र तल के अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की एक और चमक दिखाई दी। राक्षस अभी भी लुढ़क रहा था। जंजीरें अभी भी कस रही थी और कुछ न कुछ पक रहा था, और दूर से फुसफुसाहट अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई है, मानो पूरा गहरा समुद्र उसे सुन रहा हो। जिस दिन आप अपने सपने से जागते हैं, वो दुनिया के अंत की शुरुआत है। तभी मैंने गाना सुना। पहले तो ये गंदा, टूटा हुआ और कठोर था, जैसे गहरे समुद्र में बिजली का प्रवाह अव्यवस्थित हो। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद धुन बदल गई। धुन कोमल, धीमी और अलौकिक हो गई, मानो किसी दूर दुनिया से कोई सुकून आ रहा हो। ये मेरी चेतना से टकराता है। ऐसा लगा जैसे कोई हाथ मेरे सपने से निकलकर मेरी आत्मा की गहराई में पहुंच गया हो। एहसास शांतिपूर्ण था। न तो ईश्वर द्वारा जांचे जाने का डर था, जैसा बाइबल पढ़ते समय होता है, न ही रसातल का सामना करने की बेबसी। मुझे अपने अस्तित्व, अपने भार, अपनी महत्ता का एहसास हुआ। कदम दर कदम मैं धीरे धीरे घुमावदार कांच की दीवार के पास पहुंचा। पनडुब्बियां जंजीरों के बीच से गुजरती थी, और प्रत्येक विस्फोट से गहरे समुद्र का एक कोना प्रकाशित हो जाता था। मैंने देखा उन अंगों के नीचे एक कंकाल जैसी संरचना थी। वो पहाड़ जितना विशाल था, काले पानी में किसी विशालकाय देवता के अवशेषों की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। एक और चमक, और एक विशाल शाखा पोर्टहोल से टकराकर पूरी पनडुब्बी को बुरी तरह हिला गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। अलार्म बज रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की। मैं अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा था। फिर मैंने उसकी आंखें देखी। वो वही अंधेरे में नग्न अवस्था में मुझे घूर रहा था। वो आंख धीरे धीरे खुली और बंद हुई, मेरी अपनी छवि को प्रतिबिंबित करते हुए। पुतली लंबी और संकरी होती है, आयताकार स्लेट की तरह। फिर इसमें बदलाव आना शुरू हो गया। पुतली फट गई, जिससे अनगिनत वृत्त बन गए, जिनमें से प्रत्येक घूम गया, फैल गया और फिर से विभाजित हो गया। धुंधले और नम भूमिगत कक्ष में हवा समुद्र के पानी की तेज नमकीन गंध से भरी हुई थी, जिसमें जलते मसालों का तीखा धुआं भी मिला हुआ था। वेदी के मध्य में एक गहरे गोताखोर का विशाल शरीर क्षैतिज रूप से पड़ा है। शल्कों से ढका उसका विशाल शरीर चिपचिपे समुद्री शैवाल और जंग लगे समुद्री कीचड़ से ढका हुआ है। उसके चारों ओर तंबू लिपटे हुए हैं और उसकी आंखें बंद हैं, मानो वह किसी दुस्वप्न में हो,
जो बहुत देर से सोया हुआ हो। इसकी त्वचा अजीब अजीब काले धब्बों से ढकी हुई थी, जो हल्के से चमक रहे थे और एक अजीब सी दम घोंटने वाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे। नंगे सीने, खारे पानी और खून के मिश्रण में लिपटे हुए श्रद्धालु प्राचीन और समझ से परे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनकी आवाजें लहरों की तरह उठ रही थी और गिर रही थी, एक विकृत लय के साथ, मानो गहरे गोताखोर की सांस लेने की लय की प्रतिध्वनि हो रही हो। पुजारी ने खून से सना खंजर थाम लिया। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। गहरे समुद्र में सोने वालों, धीरे धीरे जाग उठो। तारे अपनी स्थिति में लौट आएंगे और प्राचीन समझौता एक बार फिर प्रभावी होगा। हम अपना खून अर्पित करते हैं और तुम्हें भोर में उठने के लिए कहते हैं। जैसे ही खंजर ने डीप डाइवर के गले में छेद किया, खून धीरे धीरे बहकर वेदी पर लगे रूनों पर फैल गया। रूनों से अचानक एक हल्की नीली रोशनी निकली और धीरे धीरे ज्वार की तरह फैल गई। गुप्त कक्ष की हवा भी कांप उठी, मानो किसी शक्तिशाली शक्ति ने उसे छू लिया हो। दूर से चट्टानों की दीवारों से टकराती लहरों की गर्जना तूफान की गर्जना के साथ मिलकर विश्वासियों के कट्टर आह्वान का जवाब देती हुई प्रतीत हो रही थी। भीड़ और भी अधिक उन्मत्त हो गई। उनकी चीखें सन्नाटे को चीरती हुई निकल रही थी तथा ध्वनि तरंगों से पत्थर की दीवारें भी हल्की सी कांपने लगी। परमात्मा जागने वाला है और रसातल का द्वार फिर से खुल जाएगा। पुजारी की आवाज गरज की तरह गूंजी और विश्वासियों ने एक साथ जवाब दिया। उनकी आंखें कट्टरता से भरी हुई थी। डीप डाइवर से एक गहरी और ठंडी शक्ति उमड़ती है, जैसे अंतहीन रसातल से एक उपहार जो प्रत्येक विश्वासी के शरीर और आत्मा में प्रवेश करती है। दर्द और परमानंद एक दूसरे से गुंथ गए। उनका मांस मुड़ने और विकृत होने लगा। हड्डियां टूटने लगी, त्वचा काली और खुरदरी हो गई। उंगलियों के बीच से तंबू फैलने लगे और आंखें खाली और गहरी हो गई, मानो वे समय और स्थान के कोहरे के पार देख सकते हों। इस विचित्र उत्परिवर्तन ने न केवल उन्हें असाधारण शक्तियां प्रदान की, बल्कि उन्हें कथुलु की इच्छा का मूर्त रूप भी बना दिया, जो हमेशा के लिए गहरे समुद्र के अंधेरे में उलझ गए और दुस्वप्नों के अग्रदूत बन गए।